हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट मीन्स DDA जेई का जो हाल ही में 20 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है जिसमें 40 मार्क्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से टॉपिक पूछा जाएगा फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए 4 घंटा मेहनत किया है। उसके बाद ये कंप्लीट जो 3 टॉपिक है स्टैंडर्ड मटेरियल का वो तैयार हुआ है। क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा प्रॉपर टाइम है, क्योंकि मेरा अभी सिलेक्शन DRDO में हो चुका है, तो मैं ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमने सोचा कि चलो बैठे हैं, थोड़ा दोस्तों को हेल्प हो जाए, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया। चलिए देखते हैं जो स्टैंडर्ड मटेरियल में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड मटेरियल में सबसे पहले जो टॉपिक है वो स्ट्रेस इन कंपोजिट बार है। इससे क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस में दिया गया, रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। नेक्स्ट में हो गया रेसिलेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स। उसके बाद SF शेयर फोर्स एंड BM बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे। उसके साथ स्ट्रेस इन बीम और कंबाइंड डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेस, तो इन बीम होंगे स्ट्रट एंड कोलम, इसमें यूलर एंड रैंकाइन थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। तो इतने सारे स्टैंडर्ड मटेरियल से क्वेश्चन इतने टॉपिक से आएंगे। ये सिलेबस दिया गया है, उसी को हमने कवर किया है। और इतना ही पूरी एक तरह से जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है इस कंटेंट टॉपिक से, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा चैप्टर और भी है जो थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन से भी क्वेश्चन आए भी हैं। उसमें थ्योरी ऑफ मशीन से हमारा है, उसमें डिजाइन ऑफ मशीन से भी क्वेश्चन लोगों तो बेयरिंग एंड और इसके कैसेटिंग बेयरिंग से क्वेश्चन थे। उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग में हो गए बेसिक थर्मोडायनामिक, IC इंजन एंड पावर प्लांट, इससे क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा फ्लो फ्लूइड में हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीन, ये दोनों से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में फाउंड्री एंड कास्टिंग से क्वेश्चन आएंगे। वेल्डिंग, लेथ मिलिंग, सेपर ग्राइंडिंग, बोरिंग एंड स्लॉटिंग मशीन से क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मटेरियल के 3 टॉपिक स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट एंड रेसिलेंस अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स से ही आया है हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स में हम लोग सेकंड सेमेस्टर में सब लोगों ने पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहने का मतलब मैकेनिक्स हम लोग पढ़े थे। मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का कंसेप्ट आता है, उसमें हम लोग देखे थे स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो इसमें चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टैटिक था, डायनेमिक था, उसमें काइनेटिक्स था एंड काइनेटिक्स था। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग ओनली मोशन का अध्ययन करते हैं, काइनेटिक्स में मोशन भी था, उसके बाद फोर्स का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मेन हमारा जो सिलेबस दिया गया है मैकेनिकल सॉलिड दैट इज स्टैंडर्ड मटेरियल का दिया गया है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल में हम लोग मेनली रूप से मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में अध्ययन करते हैं। वही डिफॉर्मेबल बॉडी जो डिफॉर्म हो सके, जो हम मैकेनिक्स में अध्ययन करते थे वो रिजिड बॉडी के बारे में अध्ययन करते थे। तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड मटेरियल सॉम पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सॉम मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्म जो कर सके। तो जो डिफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट आता है वहीं से हमारा स्ट्रेन आता है। डिफॉर्म करना मतलब स्ट्रेन का डेवलप होना। तो स्ट्रेन से अगर डेवलप होता है तो स्ट्रेन डेवलप होने के बाद स्ट्रेस आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। तो
सबसे पहले स्ट्रेन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इन नोन एंड स्ट्रेन। ये फिगर देख सकते हैं आप लोग। जो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं हम लोग इस लेटर से डिनोट करते हैं। अगर मान लिया कि हमारा ये बॉडी है एल लेंथ का है और इसमें पी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो पी टेंसाइल फोर्स के लगने से इसमें डेल्टा एल का चेंजिंग होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्ट्रेन होता है, जो चेंज इन डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हुआ। और तो हमारा टोटल जो लेंथ एल है, तो ये हमारा स्ट्रेन का फार्मूला हो गया। स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि दोनों लेंथ का रेशियो है, इसीलिए दो यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। कहने का मतलब हुआ कि जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है बॉडी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को टूटने से रोकने के लिए बॉडी अपने अंदर से जो भी फोर्स पर यूनिट एरिया में लगाता है, उस चीज़ को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जो होता है इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होता है, जबकि प्रेशर होता है जो एक्सटर्नल रेसिस्टिंग फोर्स होता है। तो स्ट्रेस एंड प्रेशर का दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रेस जो होती है जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स होती है, जो बॉडी लगाता है, जो प्रेशर होता है जो हम लोग लगाते हैं बॉडी पर, वो हमारा प्रेशर होता है। तो बस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का फर्क है स्ट्रेस एंड प्रेशर में, अभी फार्मूला सेम होता है। जो स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं लोड बाई एरिया। लोड डेट मीन पी, एरिया डेट मीन्स ए। उस पर हम लोग देखते हैं नॉमिनल स्ट्रेस, जिसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। ए जो होता है वही हमारा जो स्ट्रेस होता है लोड बाई ओरिजिनल एरिया, जनरली दैनिक क्षेत्र में लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें किसी इंस्टेंट में निकालना हो, जैसे कोई टेस्टिंग टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस वहाँ निकालते हैं कभी कभी। तो वो हमारा एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस निकालना हो तो लोड बाई चेंज एरिया, या जो एक्चुअल एरिया जो उस इंस्टेंट में होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमें एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस निकल जाता है, जिसे हम लोग सिग्मा नोट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं मटेरियल पर ही। तो चलिए देखते हैं। विन लोड इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विथ इन इलास्टिक लिमिट। कहने मतलब कि जब हम कोई मटेरियल पर या बॉडी पर लोड अप्लाइड करते हैं उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो और उसके बाद जब हम इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द लोड इज रिमूव्ड इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। कहने का मतलब है कोई भी हमारा अगर मटेरियल या बॉडी है उसको हम लोड लगाए अंदर इलास्टिक लिमिट और लोड को रिमूव कर दिए, और लोड रिमूव होने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेता है, तो उस मटेरियल को इलास्टिसिटी हम कहते हैं। जैसे स्टील में एक गुण होता है, एल्युमिनियम में होती है, कॉपर में होती है, कंक्रीट में होती है, इसीलिए ये लोग इलास्टिक मटेरियल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? तो व्हेन द लोड इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट रिटेन मैंने बनाए रखता है इट्स डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। कहने मतलब कोई मटेरियल है जिस पर हम लोड लगाएं और वो लोड हटाने के बाद भी वो जो शेप में चेंज हुआ था उसी चेंज को बनाए रखता है, तो उस चीज़ को उस गुण को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो व्हेन ए लार्ज डिफॉर्मेशन अकर इन ए डक्टाइल मटेरियल and loaded in a plastic region, then the material is said to be undergo a plastic flow material. तो अगर मान लें कि कोई हमारा मटेरियल है उस पर लार्ज डिफॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा हम लोड लगा देते हैं, तो मटेरियल क्या होता है कि आउट ऑफ इलास्टिक लिमिट चला जाता है, जिसके कारण वो एक तरह से फ्लो होने लगता है, एक तरह से आसानी से वो खींचाने लगता है। तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल। ये हमारा प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुक लॉ। अब हमारा स्ट्रेंथ मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हुक लॉ है। जहाँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर है तो हुक लॉ पाना बहुत जरूरी है। तो व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विथ इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कोई मटेरियल पर लोड लगाते हैं विथ इन इलास्टिक लिमिट, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे कि सिग्मा जो होती है, सिग्मा हम लोग स्ट्रेस हो गया, ये हमारा जो ए लेटर जो है
वो हमारा स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेट इक्विलिब्रियम स्ट्रेन हो गया जब हमारा पॉजिटिव का साइन जब हटाएंगे तो इसमें एक हमारा कांस्टेंट आता है, ये हमारा ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये हमारा इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और ये इसको जब हम ई बराबर लिखेंगे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जिस तरह हमारा मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y प्रोपोर्शनल x, y बराबर mx, y बराबर mx होता है, उसी तरह यहाँ m बराबर y बाई x होता है। इसी तरह यहाँ e बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। यहाँ पर जो हमारा x होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। तो उसी तरह यहाँ जो हमारा स्ट्रेन होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रेस होता है जो डिपेंडेंट होता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो ई हमारा जो है ई दैट मीन्स ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, या इसे हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, या इसे हम मॉडुलस इलास्टिसिटी भी कहते हैं, या इसे एम मॉडुलस भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ ई मतलब मॉडुलस इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है। जो कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशियो होता है, तो जो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वही हमारा ई का यूनिट होगा, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ई जनरली एक्सप्रेस गीगा पास्कल या गीगा पास्कल या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये चूँकि फोर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगती है, इसलिए हमेशा इसको जो स्ट्रेस जो डेवलप होती है इसलिए ई को हमेशा गीगा पास्कल में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखते हैं गीगा पास्कल की थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। तो जो हमारा गीगा पास्कल है, गीगा पास्कल हमारा जो है इसको हम लोग देख सकते हैं। तो गीगा पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल को जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 गीगा पास्कल में 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको और भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर जो हमारा उसको हम लोग एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में 10⁻³ mm होती है। तो स्क्वायर चुके तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस प्रकार हमको 1 गीगा पास्कल में 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1 गीगा पास्कल जो होती है 10⁻³ न्यूटन पर mm के स्क्वायर होती है। या अगर मान लीजिए इसी को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। हमारे न्यूमेरिकल बनाने में कंसेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मटेरियल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर स्टील की बात करते हैं तो ये स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 210 गीगा पास्कल होती है। कास्ट आयरन की 110 गीगा पास्कल, कॉपर का 100 पास्कल, एल्युमिनियम का 80 गीगा पास्कल, टिम्बर का 10 गीगा पास्कल। इस प्रकार हमारा जो देख सकते हैं कि जो कास्ट आयरन का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है जो स्टील की लगभग हाफ होती है, और उसके बाद जो एल्युमिनियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है जो स्टील की लगभग 1/3 होती है। ये कभी कभी बोल देता है एग्जाम में। और हम लोग देख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम में DDA का एग्जाम में न्यूमेरिकल 40 में कम से कम 10 न्यूमेरिकल दिया था 2018 में। तो इसीलिए हमने हर टॉपिक से न्यूमेरिकल करवाने के सोचे हैं। इसमें देखते हैं कि स्टील रॉड 1 मीटर लॉन्ग एंड 20 mm क्रॉस 20 mm in क्रॉस सेक्शन is subjected to a tensile force of 40 kN. Determine the elongation of rod in the modulus of elasticity for the rod material is 200 गीगा पास्कल। तो देखते हैं इलोंगेशन का फॉर्मूला जो होती है EL/A/A होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लोड है लोड 40 kN है। तो 40 kN है तो इसको हम 10⁻³ करके न्यूटन में बदल दिए। उसके बाद जो हमारा लेंथ दिया है जो 1 मीटर दिया है तो 1 मीटर दिया है तो 1 को mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इलोंगेशन ज़्यादा होती नहीं है mm में ही एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हर को mm में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ हो गया। उसके बाद हमारा जो एरिया दिया है एरिया हमारा 20 mm क्रॉस 20 mm, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एरिया निकल गया। उसके बाद हमारा ई केवल 200 गीगा पास्कल दिया है। तो जो 200 गीगा पास्कल है इसको हम लोग 10⁻³ से क्रॉस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इस प्रकार हमारा जो एलिवेशन 0.5 mm आ गया। ये RS19 का क्वेश्चन है। और इसी तरह क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है 2018 में DDA में पूछा था, इसको भी देख लेते हैं। स्टील बार of the 20 क्रॉस 20 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन is subjected to an axial compressive load of the 100 kN if the length of the bar is 4 meter and E बराबर 200 गीगा पास्कल। तो मान लीजिए द elongation of the bar। तो elongation का फॉर्मूला PL मतलब A × E होती है।
हमारा जो लोड दिया गया है 100 किलो न्यूटन है, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए 10⁻³ से क्रॉस करके। उसके बाद लेंथ जो दिया है 4 मीटर दिया है, तो 4 मीटर को 1000 से गुना कर दिए, 13 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये जो दिया 20×20 दिया है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा जो मॉडुलस इलेक्ट्रिसिटी ई की जो वैल्यू है 200 GPa है, इसको 10⁻³ से क्रॉस कर दिए थे, हमारा न्यूटन पर m/s में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 5 m इसका इलोंगेशन आया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेस को हमेशा वाई एक्सेस पर एक्सप्रेस करते हैं और स्ट्रेन को एक्स एक्सेस पर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइल्ड स्टील का ग्राफ क्या होता है। तो माइल्ड स्टील का ग्राफ आप देख सकते हैं, माइल्ड स्टील का हमारा ग्राफ है यहाँ पर। माइल्ड स्टील के ग्राफ में ये हमारा माइल्ड स्टील का ग्राफ है। तो माइल्ड स्टील के ग्राफ में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट पी जो लिखा हुआ है, पी प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यहाँ तक हमारा हुक्ला लागू होता है। यही जो पोर्शन है यहाँ पर इस इतना पोर्शन में हमारा हुक्ला लागू होता है, इतना पोर्शन। उसके बाद हमारा इलास्टिक जो रीजन रहता है ना, इलास्टिक लिमिट तक रहता है, उतना नहीं होता है। ये हमारा ये जो ई हमें दिख रहा है, ई ये हमारा इलास्टिक पॉइंट है। y1 हो गया जो अपर यील्ड पॉइंट, y2 हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, और जो ई हमारा ई हो गया जो अल्टीमेट पॉइंट होता है, बी हमारा होता है ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम मटेरियल पर कोई हमारा बॉडी है, इस पर हम जब लोड लगाते हैं, लोड इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक निश्चित लिमिट तक थोड़ा स्ट्रेन डेवलप होता है। स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन ग्रेजुअली होता है, जिसके कारण इसका जो ग्राफ होता है स्ट्रेट टर्न होता है, ये यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो यही इसी पॉइंट तक हमारा हुक्ला सिर्फ लागू होता है। उसके बाद हमारा इलास्टिक लिमिट आता है। तो यहाँ इस इलास्टिक लिमिट तक हमारा इलास्टिक रीजन रहता है। उसके बाद जो हमारा मटेरियल में और ज़्यादा अगर हम लोड लगाते हैं, जिसके कारण हमारा मटेरियल एक तरह से प्लास्टिक फ्लो में चला जाता है, तो इतना जो पोर्शन होता है सब हमारा प्लास्टिक फ्लो होता है। इतना इलास्टिक लिमिट के बाद इतना जो पोर्शन हमारा सब प्लास्टिक फ्लो होता है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टील का जो ग्राफ है, ये हमारा ये हमारा स्टील का ग्राफ है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, चूँकि स्टील डक्टाइल मटेरियल इसलिए ग्राफ इसका इतना जाता है। उसके बाद हमारा कास्ट आयरन का ग्राफ हो गया, ये जो जल्दी टूट जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, गैप फ्लो किया, इसमें अपर एल्ड पॉइंट और पॉइंट कुछ नहीं आता है। उसके बाद हमारा वुड हो गया, उसका कंक्रीट हो गया, उसका रबर हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ग्राफ देखकर पहचान सकते हैं कि कौन से मटेरियल का ये ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्शन इलोंगेशन डेल्टा एल ऑफ बार, जैसे प्रिस्मेटिक बार ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। तो इसमें देखेंगे कि प्रिस्मेटिक बार क्या होती है। प्रिस्मेटिक बार ऐसा बार होती है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है थ्रू आउट सेम होती है, उसे हम लोग प्रिस्मेटिक बार कहते हैं। तो प्रिस्मेटिक बार की जो इलोंगेशन होती है ना, इलोंगेशन जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे, इसीलिए इलोंगेशन जो भी उसका इलोंगेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इलोंगेशन PL/A ही होती है। ये तो जनरल फॉर्मूला इलोंगेशन हो गया, लेकिन हम इसमें सिलेबस में जो दिया गया है इलोंगेशन, एक्सियल इलोंगेशन ऑफ कंपोजिट बार। कंपोजिट बार का स्ट्रेस निकालना है, दैट मीन इलोंगेशन स्ट्रेस निकल गया तो इलोंगेशन निकल गया तो स्ट्रेस निकल ही जाएगा। इसीलिए जो हमारा देखते हैं हम लोग एक्सियल इलोंगेशन ऑफ कंपोजिट बार। तो एक्सियल इलोंगेशन हमारा कंपोजिट बार में जो होती है, हमारा कंपोजिट बार है क्योंकि हमारा इसमें दो मटेरियल, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कॉपर हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। तो इस तरह हमारा कंपोजिट बार कहते हैं, जिसमें दो मटेरियल का मिक्सचर करके बना, उसे कंपोजिट बार कहते हैं। कंपोजिट बार में लोग देखेंगे इलोंगेशन निकालने के क्या तरीके हैं। तो वही हमारा जो फॉर्मूला है इलोंगेशन का PL/A। तो इसके चूँकि लोड तो सेम ही लग रहा है, लेंथ सेम ही है, तो इसमें जो डिफरेंट है एरिया हमारा सेम भी रह सकता है, डिफरेंट भी रह सकता है। तो मान लीजिए एरिया डिफरेंट है, ये भी अलग अलग है, मटीरियल अलग है तो ये भी अलग रहेगा। तो इस प्रकार हमारा इलोंगेशन का फॉर्मूला देख सकते हैं। टोटल इलोंगेशन निकालने का ये हमारा इलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला है कंपोजिट बार में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ इफेक्ट। ये हम लोग देख लिए इलोंगेशन ऑफ प्रिस्मेटिक बार, उसको इलोंगेशन की कंपोजिट बार। अब इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने वेट के कारण इलोंगेशन का होगा। तो
तो मान लीजिए कि हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कोई जो बार है जो हैंगिंग है, कोई दीवार से हैंग कर रहा है, यहाँ पर फिक्स है, और ये हमारा इतना लंबा ये लेंथ का बार है जो इसमें इसका जो सेल वेट एक तरह से पी सेल वेट के कारण लोड लग रहा है। तो इसमें हमारा इलोंगेशन कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो इसमें इलोंगेशन जो होता है जो पेसिमिस्टिक बार का हाफ होता है, तो हाफ इंटू पी एल बाई ए टू ए होता है। अगर मान लीजिए कि हम इसमें इसी को कन्वर्ट करना चाहें तो ए हाफ है पी एल बाई आई है, तो इसमें हम एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एल एक्सर हो जाएगा और नीचे हमारा ए इंटू जो एल है जो मिलकर हमारा फॉर्म बना देगा। तो पी बाई जो भी को हम लोग स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू कहते हैं, तो इसको हम इस पर कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ इंटू डब्ल्यू एक्सर बटे ई। नेक्स्ट देखते हैं कॉनिकल बार में हम लोग सेल वेट के कारण क्या डिफॉर्मेशन होती है, इलोंगेशन होती है। तो कॉनिकल बार की बात करते हैं तो हाफ 1/6 पी एल बाई ए टू ई होती है। उसी प्रकार जब आप एल को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एल को नीचे तो ऊपर, तो हमारा 1/6 डब्ल्यू एल एक्सर बटे ई हो जाएगा, जहाँ डब्ल्यू हमारा क्या है स्पेसिफिक वेट, और जो हमारा जो हैंग कर रहा है उसका स्पेसिफिक वेट होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कॉनिकल जो बार होती है उसका जो इलोंगेशन होता है 1/3 होता है पेसिमिस्टिक बार का, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू टेपर्ड बार के कारण। तो टेपरिंग है, मान लीजिए D1 डायमीटर है, यहाँ D2 डायमीटर है, ये टेपर है, तो इलोंगेशन फॉर्मूला पी एल बाई ए इंटू ई होती है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 5/4 D1 D2, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी इस तरह का 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, इस तरह हमारा टेपर बार का इलोंगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, तो इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सिलेबस में दिया गया है। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट आर दोज फैक्टर विच डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन स्ट्रेस सिस्टम एक्टिंग ऑन ए मटेरियल। तो कहने का मतलब है कि इलास्टिक कांस्टेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है, डिफॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है, प्रोड्यूस बाय ए गिवन स्ट्रेस सिस्टम एक्टिंग ऑन मटेरियल पर जो स्ट्रेस लगते हैं उसके द्वारा जो हमारा उसमें क्या उसमें एक तरह से डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग पता लगाने के लिए इलास्टिक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट हमारा क्या होता है। मोडुलस वेलोसिटी जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, ई के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है कैसे निकलता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम जब रेशियो करते हैं तो हमारा मोडुलस वेलोसिटी या एन मोडुलस निकलता है। नेक्स्ट हमारा है मोडुलस वेलोसिटी जो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये हमारा शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है। शियर स्ट्रेस जो टेंजेंशियली कोई फोर्स लगता है तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है शियर स्ट्रेस होता है, और वो हमारा शियर स्ट्रेन हो गया, दोनों को रेशियो करेंगे तो हमारा ये हमारा निकलेगा मोडुलस वेलोसिटी निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस बाय डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो इसमें तीन हमारे जो इम्पोर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट होती है, मोडुलस इलास्टिसिटी, मोडुलस वेलोसिटी एंड बल्क मॉडुलस, ये तीन हो गए। अब तीनों को ये रिलेट करने वाला है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारा होता है फाइजेंस रेशियो। फाइजेंस रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको न्यू से डिनोट करते हैं या 1/m से डिनोट करते हैं। ये जो फाइजेंस रेशियो निकलती है वो हमारा लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन से निकलती है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रड दिया गया, उसका लेंथ एल है, उसमें डायमीटर डी था, जब इसमें मान लीजिए कोई हमारा पी टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, पी टेंसाइल फोर्स लगाएंगे दोनों तरफ यहाँ और यहाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका लेंथ तो डेल्टा इंक्रीज करेगा लेकिन इसका डायमीटर जो है डेल्टा डी से डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा जो डॉट डॉट हमें दिख रही है वो इससे वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो डायमीटर में डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ना उसका नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं है लेकिन इसलिए डिक्रीज करते हैं इसलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा फाइनल रेशियो जो होती है कैपिटल डायमीटर में जो चेंजिंग हुआ था डेल्टा डी बाई डी और रेशियो डेल्टा एल बाई एल। तो एक बॉडी में फोर्स को लगाने से उसके लेटरल डायमेंशन में क्या चेंज हो रही है, बट लीनियर क्या चेंज हो रही है, वो रेशियो को हम लोग फाइनेंस रेशियो कहते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स रेशियो डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस में कितना से कितना रेंज लेते हैं। हम एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो जनरली पॉइंट रेशियो का रेंज क्या होती है, तो रेंज यही होती है 0 से 0.5 तक होती है। बात करते हैं कॉर्क का तो 0 होती है। उसके बाद अगर रबर की बात करते हैं, क्ले की बात करते हैं 0.5 होती है। फॉर द प्लास्टिक बॉडी के लिए हमारा 0.5 होती है। नेक्स्ट हमारा है अगर कास्ट आयरन को पूछता है तो 0.23 से 0.27 होती है। नेक्स्ट हमारा हो गया अगर हमारा स्टील की बात करते हैं तो 0.5 से 0.33 होती है, बहुत भी आई है और ये भी। उसके बाद हमारा अगर कॉपर की बात करते हैं तो 0.31 से 0.34, एल्यूमिनियम के बाद 0.32 से 0.36, ब्रास की 0.32 से 0.42, उसके बाद कंक्रीट का 0.08 से 0.18 कंक्रीट के लिए होती है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यू की जो वैल्यू डिपेंड करती है, जो हमारा वेरी करती है 0 से 0.5 तक वेरी करती है। ये हमारा स्टील का कभी कभी पूछ देता है कितना होती है, जैसे ग्रुप में 1/3 होती है। चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, जैसे ई हमारा हो गया जी एन के। ई हमारा क्या हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, मोलस इलास्टिसिटी हो गया, जी हमारा मोलस रिजिडिटी हो गया, के हमारा बल्क मोलस हो गया, न्यू एंड पॉइंट रेशियो होती है। इस प्रकार हम देखेंगे तीनों में रिलेशन। जो हमारा ई होता है इलास्टिक मोलस इलास्टिसिटी, जो 3K/1 - 2 न्यू होता है, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन में ई बराबर 2G/1 1 प्लस न्यू होता है। थर्ड रिलेशन है ई बराबर 9KG 3K प्लस जी होता है। उसका फोर्थ रिलेशन हमारा है न्यू बराबर 3K - 2G बाई 6K प्लस 2G। ये हमारा फोर्थ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल भी होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोलस इलास्टिसिटी या मोलस, कि हमारा बल्क मोलस हो गया, जी हमारा शेयर मोलस या मोलस रिजिडिटी हो गया, न्यू हमारा पॉइंट रेशियो हो गया। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमारा एनालॉय स्पेसिमेन है द मोलस ऑफ द इलास्टिसिटी 120 GPa एंड द मोलस ऑफ रिजिडिटी 45 GPa द डिटरमाइन द पॉइंट्स रेशियो फॉर द मटेरियल। तो इस प्रकार हम नो डेट जानते हैं कि ई बराबर 2G/1 प्लस न्यू होता है। उस प्रकार ई का वैल्यू एंड 2 का वैल्यू पुट करके वहाँ पर हम न्यू पता कर सकते हैं कि न्यू कितना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिलियंस अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। तो रेसिलियंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड ये हमारा टॉपिक पढ़ना है, DDJ में सिलेबस में दिया है। तो सबसे पहले रेसिलियंस को पढ़ने के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इट इज स्ट्रेन या डिफॉर्म। कहने का मतलब है कि कोई भी मटेरियल है जो उस मटेरियल पर जब लोड लगाता है तो वो क्या करता है, डिफॉर्म होता है। तो वो डिफॉर्म होकर अपने आप में जो एनर्जी को स्टोर करता है, तो उस स्टोर एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी हमारा क्या होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी हमारा जो होता है इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म या स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ कोई हमारा बॉडी है, इसमें अगर टेंसाइल फोर्स P लग रहा है, या मान लीजिए हमारा कोई शाफ्ट है, उसमें हम लोग टॉर्क T लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का ग्राफ तो लगभग एक जैसा ही बनेगा। यहाँ लोड हो गया, यहाँ डिफॉर्मेशन हो गया, यहाँ टॉर्क T हो गया, यहाँ थीटा उसका डिफॉर्मेशन हो गया। तो अगर मान लें इसमें हम लोग निकालेंगे वर्क डन, और वर्क डन निकालते हैं W वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा एरिया होगा वही इसका वर्क डन देगा। जो वर्क डन होगा वही हमारा एनर्जी स्टोर होगा, जो U स्टोर होगा उसी से हमारा वर्क डन होगा। तो इस प्रकार हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। इस ट्रेंगल का जो एरिया होगा हाफ इंटू डेल्टा L इंटू P। उस प्रकार हम लोग डेल्टा L का फॉर्मूला लोग जानते क्या होता है, PL/A इंटू A होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा वाई हो गया, इसके बाद P का हम लोग P रख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों पट्टी ऊपर नीचे हम लोग एरिया से गुना कर दिए। एरिया से गुना करने से हमें क्या मिला कि Px² ऊपर हो गया, उसके बाद नीचे हमारा एरिया इंटू एरिया हो गया। तो ये Px/A को हम लोग P/A को स्ट्रेस देखते हैं, तो स्ट्रेस का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो A इंटू L हमारा जो था एक वॉल्यूम बन गया। इसी कारण हमको जो वर्क डन का जब फॉर्मूला मिल गया, या वर्क डन दैट मीन्स एनर्जी जो स्टोर हो उसी का हमारा वर्क डन होगा। तो
तो वो हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर वी बटे ई हो गया। ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिलियंस। अब हमारा मेन टॉपिक रेसिलियंस है। रेसिलियंस अब क्या होता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी इन द इलास्टिक रीजन व्हेन बॉडी स्ट्रेन या डिफॉर्म इज कॉल्ड रेसिलियंस। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है होता है जो बॉडी में इन द इलास्टिक रीजन में, इलास्टिक रीजन के अंदर में, तो उस चीज़ को हम लोग रेसिलियंस कहते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो रहा है किसी बॉडी में उस चीज़ को रेसिलियंस कहते हैं। उस प्रकार हम लोग टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, वही रहेगा जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा। तो रेसिलियंस का फॉर्मूला हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर वी बाई ई, इस तरह हमारा ये रेसिलियंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब रेसिलियंस के बाद हम देखते हैं प्रूफ रेसिलियंस। प्रूफ रेसिलियंस क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेसिलियंस, रेसिलियंस का जब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पता करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग प्रूफ रेसिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस क्या होता है? तो प्रूफ रेसिलियंस वन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा से भी और 1/v करेंगे तो हमारा v भी कट जाएगा। इस प्रकार हमारा रेसिलियंस का जो मॉडुलस रेसिलियंस का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई v हो जाएगा। हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ लोडिंग। तो टाइप ऑफ लोडिंग में हम लोग पढ़ना है तो मेनली लोडिंग तीन तरह से हो सकती है। लोडिंग जो हमारा लोड लग सकते हैं तीन तरह से लग सकते हैं। पहला हमारा ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग में क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड इंक्रीज ग्रेजुअली टेक टू फुल्ली लोडेड। जैसे ये जो स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग ट्रक को लोड करते हैं तो पहले अगर ट्रक को बोरा से लोड कर रहे थे, एक बोरा दे देंगे, दूसरा बोरा दे देंगे, इस तरह बहुत सारा बोरा उसमें लोड हो जाता है धीरे धीरे। या मान लीजिए कि वैन भी लोवर द बॉडी विथ हेल्प ऑफ क्रेन। क्रेन से मान लीजिए हमें कोई ट्रांसफार्मर है, कोई ट्रांसफार्मर को मान लीजिए कि हम वो हम पोल पर से उतार रहे हैं कोई ट्रांसफार्मर को, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो ग्राउंड फ्लोर पर या प्लेटफॉर्म पर उतारता है। तो उस तरह के लोडिंग को हम लोग ग्रेजुअल लोडिंग करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं या कोई क्रेन है जो धीरे धीरे इस बॉडी को नीचे इस प्लेटफॉर्म पर उतार रहा है। तो इस तरह के अगर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है तो इस तरह को ग्रेजुअल लोडिंग करते हैं। ग्रेजुअल लोडिंग होता है जो इस ग्रेजुअल लोडिंग के केस में रेसिलियंस जो होती है हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर वी बटे ई होती है। तो जो हम लोग फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सडन लोडिंग। सडन लोडिंग क्या होता है? तो सडन लोडिंग जो लोड जो लगता है सडनली अप्लाइड होता है। उसका जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन वी लोअर द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए क्रेन द चेन एंड ब्रेक। अगर मान लें कि हम क्रेन से कोई बॉडी को हम लोग नीचे लोअर कर रहे हैं, अगर हमारा क्रेन का जो चेन है ब्रेक कर जाता है अचानक, तो उस तरह जो हमारा बॉडी है डायरेक्ट हमारे प्लेटफार्म से टकरा जाएगा। तो इस प्लेटफार्म पर डायरेक्ट जो टकराया इसका जो लोड लगाइए हमारा सडन लोड होता है। सडन लोड होता है जो हमारा ग्रेजुअल लोड का दुगना होता है। कहने मतलब का स्ट्रेस जो हमारा ग्रेजुअल लगता है उसका हमारा दुगना होगा। ये 2 टाइप्स होता है स्ट्रेस होता है। उस प्रकार जो हम एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एनर्जी हमारा 4 टाइम हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं एनर्जी जो सडन लोड में एनर्जी होती है जो 4 टाइम होती है, ग्रेजुअल की 4 टाइम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है बीच इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है? दिस टाइप ऑफ लोड इज अप्लाइड फ्रॉम ए डिस्टेंस। अगर कोई लोड को एक डिस्टेंस से अप्लाई किया जाता है तो उस तरह के लोड को हम लोग इम्पैक्ट लोड कहते हैं। जैसे वेन वी लोअर ए बॉडी विद द हेल्प ऑफ, जब हम कोई बॉडी को हम लोग क्रेन की मदद से उतारते हैं और अचानक हमारा चेन ब्रेक हो जाता है और बॉडी जो फोर्स करता है तो एक डिस्टेंस तय करता है, तो उस प्लेटफार्म को छूने से पहले, प्लेटफार्म से टकराने से, हमने ग्राउंड से टकराने से पहले जो एक डिस्टेंस से गिरता है तो उस तरह के लोड को हम लोग इम्पैक्ट लोड कहते हैं। या जैसे मान लें कि हम लोग हथौड़ा से हम लोग मारते हैं किसी औजार को बनाने के लिए तो एक डिस्टेंस से मारते हैं, तो उस तरह के लोड को हम लोग इम्पैक्ट लोड कहते हैं। इम्पैक्ट लोड का जो स्ट्रेस निकलता है √2 EPH/A/L होता है। इस तरह इसमें जो एनर्जी निकलेगी हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर V/E होगा। तो वहाँ पर हम लोग सिग्मा की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा
इसमें इम्पैक्ट लोडिंग में रेसिलेंस एनर्जी निकल जाएगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक क्रेन हो गया, तो इसी क्रेन में तीनों तरह के लोड लग सकते हैं। अगर मान लें कि धीरे धीरे ये बॉडी डाउन होती है प्लेटफॉर्म पर, तो ग्रेजुअल लोड लगेगा। अचानक टूट के नीचे गिर जाता है प्लेटफॉर्म पर, तो सडन लोड ये मान लें टूटता है तो प्लेटफॉर्म से टकराने से पहले जो एक तरह से डिस्टेंस से जो गिरा वो हमारा इम्पैक्ट लोड हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बार 2 मीटर लॉन्ग, उसके बाद 50 mm वाइड है, उसके बाद 40 mm हमारा क्या है थिक है। यानी सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ द 60 kN पर टेक ई बराबर 200 GPa। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ग्रेजुअल लोड लग रहा है। तो ग्रेजुअल लोड का मामला होता है एनर्जी रेसिलेंस जो निकलती है, रेसिलेंस हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर P/E होती है। इस प्रकार हमारा स्ट्रेस यहाँ निकाल सकते हैं, P/E स्ट्रेस होगा। लोड हमारा 60 दिया है तो किलो न्यूटन में दिया है, तो इसको हम 1000 से गुना करके न्यूटन में बदल देंगे। उसका एरिया में दिया हुआ है, इस पर यहाँ 30 न्यूटन आ गया मीटर mm पर स्क्वायर। यहाँ पर हम पुट कर दें तो इसको इस प्रकार का लेंगे, स्ट्रेन एनर्जी होगी या रेसिलेंस होगी 9 किलो न्यूटन मीटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड लोड पे न्यूमेरिकल। एन एक्सियल पुल ऑफ द 20 न्यूटन हमारा जो लग रहा है सडनली अप्लाइड होता है, यहाँ दे दिया है। ऑफ ए स्टील रड 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 1000 mm सॉइल क्रॉस सेक्शन एंड कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी विच इज स्टोर इन द रड टेक द बराबर। तो चूँकि यहाँ हमारा क्या है सडनली अप्लाइड लोड है, तो सडनली अप्लाइड लोड में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो स्ट्रेस निकलती है जो 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होता है जनरल की होती थी, 2 × P/A हो जाती है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 40 न्यूटन को स्ट्रेस के यहाँ पर, और इस पर हमारा यहाँ एनर्जी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट लोड के कारण क्या हमारा स्ट्रेस क्या एनर्जी होगी। तो ये 2 मीटर लॉन्ग है, बाहर 150 हमारा क्रॉस सेक्शन दिया गया है। उसके बाद एरिया है तो वर्टिकली है, तो कॉलम है फिक्स है तो लोअर हिल पर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इंड्यूस्ड में हमको स्ट्रेस निकालना है, और उसका जो हमारा वेट जो दिया हुआ है 2 न्यूटन फॉल्स करता है फ्रॉम ए हाइट 100 mm से एंड ऑन ए कॉलर। उसके बाद हमारा E का जो वैल्यू है 120 GPa दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी। तुम्हें पता है कि स्ट्रेस निकलने का फॉर्मूला होता है √2 × E/H/L होता है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमें स्ट्रेस यहाँ निकल जाएगा। स्ट्रेस निकलने के बाद हमारा यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के आप सिग्मा सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, इसमें हमारा ये एनर्जी स्लैश एनर्जी निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो स्ट्रेंथ मटेरियल की 3 टॉपिक वाले हमने इस वीडियो में कंप्लीट रूप से चर्चा की। अब इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल छूट ही नहीं सकता है, इसलिए इसमें हम लोग देख लिए स्ट्रेस कंपोजिट बाय रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट एंड द रेसिलेंस अंडर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कंबाइंड एंड द बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेट कॉलम एंड टॉर्सन सर्कुलर साइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू और देखने के लिए। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।